सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का वजह से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए पीपीएस की यूनिट 5, जो कि हम देखने वाले वन शॉट के अंदर, मतलब कि पूरा सिलेबस देखेंगे। उसके साथ हमारे जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक ऐसे ही देखा था, सारा सिलेबस और पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 से लेकर 4 तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है वीडियो के, और आपको वहां पे पीपीएस की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल रही होंगी, आपको अच्छे से उन्हें देखना है। ठीक है, और फिर हम यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 5 का हम सबसे पहले सिलेबस समझें। तो सिलेबस हमारा दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला है हमारा पॉइंटर और फिर है हमारा फाइल हैंडलिंग। अब हमारे पॉइंटर से भी बराबर क्वेश्चन आते हैं और फाइल हैंडलिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डीएमए, जो हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और लिंक लिस्ट के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि इसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं पूछा है, जस्ट आपसे थ्योरी थ्योरी पूछी है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे, और हमारा जो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग के फंक्शन है वो हम यूनिट 3 के अंदर देख चुके हैं, तो हम यहाँ पर नहीं देख रहे होंगे, आपको यूनिट 3 देखनी होगी इसके लिए। ठीक है, और फिर हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग भी हमारा जो है प्री प्रोसेसर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आप मैक्रोस को कैसे डिफाइन करते हो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर हम देख रहे होंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अभी तक पीवाईक्यू के अंदर नहीं आया है, और सारे जो टॉपिक्स हैं वो पीवाईक्यू के अंदर आ चुके हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पर हम ऐसा नहीं है पीवाईक्यू के अंदर नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जैसा हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पॉइंटर। अब पॉइंटर होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंटर एक हमारा स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि आपके घर का एड्रेस होता है ना, जिस घर के एड्रेस से आप अपने घर मतलब घर पे जा पाते हो, पहुंच पाते हो, वैसे ही हमारा कोई वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है आप उसे उसके एड्रेस से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप जब भी किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हो, मतलब कि आपने जैसे कि इंटीजर ए बनाया, ठीक है, तो क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक बॉक्स एलोकेट हो जाता है, मतलब एक जगह एलोकेट हो जाती है ए के लिए। ठीक है, जहां पर ए रहेगा। तो ये जो ए होता है ना, जहां पर भी उसकी मेमोरी एलोकेट होती है, जो स्पेस एलोकेट होती है, उसका एक एड्रेस यहाँ पे डिफाइंड होता है। ठीक है, उस एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है पॉइंटर। मतलब कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस करना है, मतलब कि आपको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना है, तो आपको पॉइंटर के थ्रू करना होता है। ठीक है, मतलब कि आप पॉइंटर के थ्रू इस वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो और काफी फास्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वो होता है हमारा पॉइंटर। ये आपको समझ में आ गया ऊपर ऊपर से पॉइंटर होता क्या है? जल्दी से हम पढ़ भी लेते हैं, जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉइंटर को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक हमारा पेपर है जहां पर आपके हाउस का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, और वो जो एड्रेस है उसे आप पॉइंटर बोल रहे हो, और आपको ये बताता है कि आपका घर कहाँ पर है, यानी कि आपका डेटा कहाँ पे लोकेटेड है ना। वो आपको पता चल जाता है, बस आपको ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर क्या है, बस आपको इतना पता चल जाता है कि आपका डेटा कहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि आप पॉइंटर को यूज क्यों करते हो। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए आप यूज करते हो पॉइंटर का, और काफी फास्टली आप डेटा को मैनिपुलेट कर पाते हो पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, और अभी हम एक बार इसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन समझ लेते हैं कि पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। जैसे कि आप समझो कि आपने यहाँ पे नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल बनाया जो कि ए है। ठीक है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया है कि आपने इंट ए 10, मतलब कि आपका एक बॉक्स बन गया है, आपका एक बॉक्स बन गया है जो कि ए है, और इसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया मेमोरी के अंदर। अब आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, और आपने यहाँ पर एक पॉइंटर बना दिया। ऐसे पॉइंटर बनाते हैं स्टैरिक, और जो भी आपको पॉइंटर का नाम रखना है वो आप रख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया स्टैरिक पीटीआर। तो हमारा यहाँ पर एक ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर नहीं है, ये एक हमारा ऐसा पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। मतलब हमारा जो पॉइंटर होता है उसका कोई टाइप नहीं होता है, हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंटर है वो हमारा एक ऐसा पॉइंटर, यहाँ पर जो हमारा पीटीआर है वो एक हमारा ऐसा पॉइंटर बन चुका है जो कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर है। अब पीटीआर हमारा बन गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, ये जो हमारा एम% होता है ना, ये हमारा एड्रेस के लिए यूज होता है। तो हमारे जो पीटीआर है उसके अंदर हमने ए का एड्रेस जो है स्टोर कर दिया। अब जो ए का एड्रेस है वो लाइक हम मान लेते हैं यहाँ पे 923 है। ठीक है, तो हमारा जो पीटीआर है उसके अंदर क्या स्टोर है, 923 स्टोर है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर है।
कि अब हमारा एक नया एक यहाँ पर मेमोरी एलोकेट हो गई होगी पीटीआर को, जिसके अंदर क्या स्टोर है, 923। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अगर आप पीटीआर को प्रिंट करवाओगे तो आपका क्या प्रिंट होगा, 923 प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे लगा दोगे कि स्टैरिक पीटीआर, अगर आप स्टैरिक पीटीआर को प्रिंट करवाओगे तो आपकी जो ए की वैल्यू है ना, वो प्रिंट हो रही होगी 10। ठीक है, क्योंकि इसे हम कहते हैं डी रेफरेंसिंग, मतलब कि जो भी आपका एड्रेस है पीटीआर, उसे अगर आप स्टैरिक से प्रिंट करवाते हो तो वो हमारा जो वैल्यू है एड्रेस की वो प्रिंट होती है। आई होप आपको इतना जो कॉन्सेप्ट है यार क्लियर होगा, और कोई भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आ रहा हो। हम जल्दी से यहाँ पर कोड में समझ लेते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे नई फाइल बनाते हैं ptr.c। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक है, जिससे कि आप सबको ये दिख पाए। और मैंने यहाँ पे पहले से ही इतना स्पेस दे दिया है जिससे कि आपको आउटपुट भी दिख रहा हो। ठीक है, studio.h। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है वो ऐड कर ली। फिर हमने इंट मेन, और हम इंट मेन के अंदर सबसे पहले समझेंगे कि पीटीआर को पॉइंटर को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल बनाया हमने 10। ठीक है, 10 वैल्यू दे दी इसे। अब हमारा एक मेमोरी के अंदर एलोकेट हो गया होगा ब्लॉक ए नाम से, जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10, और उसका कोई एड्रेस होगा। ठीक है, अब हमने एक बना लेते हैं जो भी हमारा क्या बोलते हैं पीटीआर है। ठीक है, तो हम स्टैटिक लगाएंगे और हमने पीटीआर बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंटर बन गया। ठीक है, पॉइंटर क्रिएट हो गया। अब हमारा जो पॉइंटर है, हम इसके अंदर जो हमारा एड्रेस है ए का वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम पीटीआर लिखेंगे और इसके अंदर हमारा जो एड्रेस होगा ए का वो हम स्टोर करवा लेंगे ए। ठीक है, तो हमारा जो पीटीआर है, अब हमारा जो ए का एड्रेस है वो होल्ड कर रहा है। तो अभी मैं आपको एड्रेस प्रिंट करवा के दिखाता हूँ ए का, और ये हो गया हमारा। अब हम इसे रन करवा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है वो ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हमारा एड्रेस ये है, जो भी हमारा ए का एड्रेस है वो ये है। अब अगर मैं यहाँ पर स्टैरिक लगा दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं स्टैरिक लगा दूं, यानी कि मैं यहाँ पर डी रेफरेंसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अब पीटीआर से क्या करवा पाऊंगा, हम ए की वैल्यू को प्रिंट करवा पाएंगे। ठीक है, तो मैं अब ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। ये देखो ए की वैल्यू क्या है हमारी 10। 10 अब हमारा प्रिंट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो आप अब कैसे कैसे करवा सकते हो, जो पीटीआर है वो क्रिएट कैसे करवा सकते हो, आप यहाँ पर भी स्टैटिक लगा सकते हो, और अगर आप यहाँ पर भी स्टैटिक लगा देते हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, मैं वापिस से अगर रन करवाऊं तो देखो यहाँ पर 10 ही प्रिंट हो रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो इस दोनों का मतलब एक ही होता है, आप दोनों तरीके से जो पॉइंटर है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट जो है पॉइंटर का। और डी रेफरेंसिंग भी मैंने आपको बता दी कि स्टैटिक पीटीआर का मतलब होता है जो भी पीटीआर के अंदर जो एड्रेस स्टोर है उसकी वैल्यू होती है स्टैटिक पीटीआर। ठीक है, तो यहाँ पे पीटीआर का मतलब है एड्रेस ऑफ ए, एंड स्टैटिक पीटीआर का मतलब है ए। ठीक है, क्लियर है। अब हम ऊपर बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया कि लाइक ए का जो एड्रेस है वो 1000 है, और ए की जो वैल्यू है वो 10 है। तो यहाँ पर जो पीटीआर है उसकी जो एड्रेस है वो 2000 है, और उसकी जो वैल्यू है 1000 है, अगर वो ए के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक हमारा पीवाईक्यू आया हुआ है, 2 नंबर का पीवाईक्यू है कि पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या है कि हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, लाइक मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो हम पॉइंटर्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब पॉइंटर्स तो को भाई नॉर्मल तो है नहीं कि वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, वो हमारे एड्रेस को होल्ड करते हैं। तो अगर आप पॉइंटर के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करोगे तो जो मेमोरी का जो एड्रेसेस है ना वो मूव हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप समझो कि आपकी एक मेमोरी है। ठीक है, और मेमोरी क्या, ये एक आपका ब्लॉक है। ठीक है, ऐसे ब्लॉक है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, तो अभी एक बात समझो कि पॉइंटर पीटीआर जो है उसने होल्ड किया हुआ है ए के एड्रेस को। अगर आप पीटीआर को प्लस प्लस कर देते हो, यानी कि +1 कर देते हो उसके अंदर, तो क्या होगा कि वो हमारा होल्ड करने लग जाएगा बी के एड्रेस को, क्योंकि आपने उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो बी के एड्रेस को होल्ड करेगा। अगर आप उसके अंदर माइनस माइनस कर दो, मतलब कि -1 कर दो, तो वो फिर से ए का एड्रेस जो है होल्ड करने लगेगा, वो पहले वाले मेमोरी एड्रेस पे आ जाएगा। तो ऐसे ही मेमोरी पॉइंटर अर्थमेटिक होता है कि आप इसके अंदर वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते हो, एड्रेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। ठीक है,
तो पॉइंटर अर्थमेटिक का मतलब यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, की पॉइंटर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एक तो प्लस होता है और एक एक इंक्रीमेंट होता है, एक डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। और आप अगर आप स्टैटिक पीटीआर लिखते हो तो जो भी वैल्यू आपके पॉइंटर मेमोरी एड्रेस पे वो आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी देख ही लिया था। और अगर हम +1 और -1 करके देखें तो आपका क्या होगा कि जो भी आपका नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक होगा आप उस पे पहुंच पाओगे +1 से, और -1 से आप प्रीवियस मेमोरी ब्लॉक पर पहुंच पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 नंबर के अंदर आप पहले ऊपर वाली जो लाइन है वो लिख कर आ जाना, और फिर एक एग्जाम्पल देकर आ जाना छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हमने एक ए बनाया है 5, और फिर हमने ए के एड्रेस को पीटीआर के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पीटीआर को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा जो ओरिजिनल एड्रेस है वो प्रिंट होगा, और अगर आप स्टैटिक पीटीआर करवाओगे तो आपकी जो 5 वैल्यू ए के अंदर स्टोर है वो प्रिंट होगी, हमें इतना पता है। और अगर आप पीटीआर प्लस प्लस कर दोगे तो आपका जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, तो आपका जो डेटा टाइप है वो 4 बाइट्स लेता है, ठीक है, इंटीजर। तो क्या होगा कि अगर आप प्लस प्लस कर दोगे तो जो भी आपका ओरिजिनल एड्रेस होगा उसके अंदर 4 बाइट जो है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब आप नेक्स्ट एड्रेस पे आ जाओगे। अगर आप जो पीटीआर है वो 1000 पे है, तो अगर आप उसके अंदर प्लस प्लस करोगे तो वो हमारा 1004 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंटीजर है वो 4 बाइट लेता है, ठीक है। और अगर आपका कैरेक्टर होता तो 1 बाइट लेता, और अगर आपका फ्लोट होता तो वो आपका 8 बाइट ले रहा होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, एक आउटपुट क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको यहाँ पे प्रिडिक्ट करना था उसका आउटपुट। तो यहाँ पर आप जल्दी से क्वेश्चन को देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है पॉइंटर के बारे में तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी था। यहाँ पर आपको एक इंटीजर ए दिया हुआ है, एक आपका वेरिएबल है ए जिसके अंदर 12 आपका स्टोर है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक क्रिएट किया हुआ है वॉइड टाइप का पॉइंटर, ठीक है। आपने वॉइड टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया है, उसके अंदर आपने एक ए ए के जो एड्रेस को जो है स्टोर करवाया है, और आपने यहाँ पर एक आगे क्या बोलते हैं टाइप कास्ट किया हुआ है कि आपने इंटीजर इंटीजर टाइप का वो है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर स्टोर करवा लिया। अब आप इस ऐसे स्टोर तो करवा सकते हो पीटीआर के अंदर, आपने ए के एड्रेस को स्टोर करा लिया, यहाँ पे बता दिया कि वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, डीरेफरेंसिंग करवा रहे हो, आप डायरेक्टली से प्रिंट करवा रहे हो। अब आपका जो पीटीआर है वो वॉइड टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का नहीं है। तो अगर आप ऐसे डायरेक्टली डीरेफरेंसिंग करवाओगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर अगर आप आपने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है स्टैटिक पीटीआर, ठीक है। तो इसे नहीं पता चलेगा कि किस टाइप का आपका जो पीटीआर है। अगर आप यहाँ पर जो आपने ऊपर इंटीजर में लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर INT स्टैटिक और फिर स्टैटिक पीटीआर प्रिंट करवाते तो आपकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली डीरेफरेंसिंग नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो है यहाँ पर एरर आ जाएगा और आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस जो 2 नंबर के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आएगा कि आपको कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है कि जो वॉइड स्टैटिक करके पॉइंटर होता है वो सिर्फ एनी एड्रेस होल्ड कर सकता है, बट वो डे रेफरेंस नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। मतलब आपको पहले बताना पड़ेगा कि किस टाइप के डेटा को आप प्रिंट करवा रहे हो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप इसी कोड को इंटीजर जो मैंने आपको बताया वो लिख दोगे पीटीआर स्टैटिक पीटीआर के आगे, तो आपका जो कोड है वो चल जाएगा, ठीक है। और जो आपकी ए की वैल्यू है 12 वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक। अभी देखो यहाँ पर हमारा पीवाईक्यू के अंदर बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बताओ, ठीक है। देखो या तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बताओ, और आपको यहाँ पर ये भी बोला हुआ है कि कैलॉक मेलॉक रीलॉक और फ्री को अच्छे से समझाओ, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप कैलॉक को समझाओ, ठीक है, या फिर मेलॉक को समझाओ 10 नंबर के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है। और भी कुछ पूछा जाता है कि एग्जाम्पल पूछ लिया, या फिर आपसे ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के इंपॉर्टेंस पूछ ली, ठीक है। तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, देखो सबसे पहले एक बात समझो, ठीक है। आप जैसे एरे बनाते हो, ठीक है, आप एरे क्रिएट करते हो, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने स्टैटिक मेमोरी, जैसे कि आपने यहाँ पर एक इंटीजर ARR 10 करके एक आपने एरे क्रिएट करी 10 साइज की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेमोरी एलोकेट हो गई होगी, मेमोरी के अंदर आपकी स्पेस एलोकेट हो गई होगी मेमोरी के अंदर 10 साइज की, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंपाइल टाइम, ठीक है। मतलब कि आप जब कोड को बिल्ड करते हो ना, जब आप कोड को बिल्ड करते हो तो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट फाइल और आपका EXE फाइल बनती है। तो जब कंपाइलेशन हो रहा है ना उसी टाइम पे जो आपकी ये जो मेमोरी है वो एलोकेट हो जाती है, ठीक है। बट ये होता है हमारा स्टैटिक मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी पहले एलोकेट होती है। बट
डायनेमिक मेमोरी के अंदर क्या होता है, जो आपका अलोकेशन है वो आपका रन टाइम पे हो रहा होता है, मैलॉक, कैलॉक, रीलोक और फ्री के थ्रू, ठीक है। मतलब कि जब आप कोड को रन कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे आपका जो मेमोरी है वो अलोकेट हो रहा होता है, और ये काफी डायनेमिक होता है। अगर आपकी मेमोरी ऐसा नहीं होता कि फालतू रह जाती है या फिर कम पड़ जाती है। अगर आप रन टाइम पे करते हो तो आपका हमेशा जितना आपका काम होता है उतनी मेमोरी एलोकेट होती है, और बिल्कुल भी मेमोरी आपकी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब स्टैटिक एलोकेशन और डायनेमिक एलोकेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये 2 नंबर के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टैटिक एलोकेशन के अंदर जो मेमोरी है वो कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो रही होती है, और जो डायनेमिक के अंदर रन टाइम पे हो रही होती है। यहाँ पर जो हमारी मेमोरी का साइज होता है वो बहुत फिक्स्ड होता है, और ये हमारा चेंज हो सकता है, डायनेमिक होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल हमारा एरे क्रिएट करके दे दिया, और हमने यहाँ पर मेलॉक का यूज करके एक एरे को क्रिएट किया है, जो कि हमारा एन साइज का है, ठीक है। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे अभी आपको सिंटैक्स बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली जो हमारा स्टैटिक है वो लेस फ्लेक्सिबल है, और जो डायनेमिक है वेरी फ्लेक्सिबल है। बट सच बताऊं तो ज्यादा अगर जो यूज होता है वो स्टैटिक ही यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि क्यों हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जरूरत पड़ गई, क्यों हमें इसकी नीड है, ठीक है। तो अगर हम रेगुलर एरे लाइक ये हम क्रिएट करते हैं इंट एरे 50 साइज का, तो यहाँ पर कंपाइल टाइम पे एक फिक्स्ड आपका साइज जो है मेमोरी के अंदर अलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका जो साइज है वो थोड़ा छोटा रह जाता है तो आप सारा का सारा डेटा जो है स्टोर नहीं कर पाओगे। अगर आपका जो साइज है वो ज्यादा लार्ज हो जाता है तो आपकी मेमोरी जो है वो वेस्ट होने वाली है, ठीक है। लेकिन डायनेमिक एलोकेशन से क्या होता है कि आप रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करते हो, तो वो रीसाइज हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर वो हीप मेमोरी का यूज कर रहा होता है। अगर हम वैसे तो स्टैक मेमोरी का यूज करते हैं, बट यहाँ पर जो डायनेमिक एलोकेशन है वो हीप मेमोरी का यूज कर रहा होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ही अगर आप ज्यादा निकलते हो तो वो साइज जो है अपने आप को डबल कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी का जो साइज है वो अपने आप फ्लेक्सिबल होता है और अच्छे से यूज हो पाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हीप मेमोरी को इतना अच्छे से मतलब नहीं समझेंगे, अभी आपको पता होगा हीप मेमोरी क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस यूज्ड इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी, ठीक है। यहाँ तक आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मैंने इंपॉर्टेंस क्या होता है सब कुछ बता दिया। अब हम देखते हैं एक एक करके सारे फंक्शंस को। पहला फंक्शन आता है हमारा मेलॉक फंक्शन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेशन, इसे बहुत लोग एमएल लॉक भी बोलते हैं, बट आप मेलॉक भी बोलोगे चल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, सबसे पहले पॉइंटर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बिना पॉइंटर के इसका काम नहीं चलने वाला, आपको पॉइंटर ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या रिटर्न करता है, एड्रेस रिटर्न करता है। तो आपको वो कहाँ स्टोर करना पड़ेगा, पॉइंटर के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। तो आपने पीटीआर करके पॉइंटर बना लिया, फिर आपने इसे पीटीआर के अंदर कैसे वैल्यू आपको कैसे मेमोरी एलोकेट करनी है, आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीजर आपने लिखा, फिर आपने स्टैटिक लगाया, फिर आपको मेलॉक को कॉल करना है, और फिर आपको यहाँ पर क्या पास करना है, जो भी आपका साइज रहने वाला है मेमोरी का वो पास करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कितनी वैल्यू को स्टोर करवाना है वो आपको देखना है। जैसे कि आपकी जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, आपको 5 इंटीजर स्टोर करवाने हैं, तो आपको लिखना है 5 इंटू जो भी आपके इंटीजर का साइज है वो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको साइज पता है तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल ही ऑटोमेटेड मोड पे जाना है, आपको आपको साइज भी अपने आप ही पता चल जाए, तो आपको लिखना है साइज ऑफ इंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना होता, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कैसे बनाते, कैरेक्टर टाइप का तो पहले आप एक पॉइंटर बनाते, ठीक है। फिर क्या करते, आप इस पॉइंटर के अंदर यहाँ पे कर लेते हैं, पॉइंटर के अंदर क्या करते, एक कैरेक्टर टाइप का पहले आप टाइप कास्ट करते, ठीक है। फिर आप यहाँ पे मेलॉक को कॉल करते, और मेलॉक के अंदर क्या पास कर रहे होते, जो भी आपका कितने आपको कैरेक्टर चाहिए, लाइक आपको 100 कैरेक्टर चाहिए, इनटू कैरेक्टर हमारा 1 बाइट लेता है तो 1 भी कर सकते थे, और यहाँ पे डायरेक्टली साइज ऑफ भी लिख सकते थे। साइज हमारा क्या बताता है कि आपके जो भी आपका वेरिएबल है उसका साइज कितना है, डेटा टाइप का जो है साइज कितना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैरेक्टर लिखोगे तो आपकी मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएगी। बट यहाँ पे देखो, मेमोरी जो है आप मेलॉक से भी एलोकेट कर सकते हो, कैलॉक से भी एलोकेट कर सकते हो, दोनों आपके पास फंक्शन है। बट दोनों के अंदर डिफरेंस बस यही है कि जो मेलॉक है वो जब भी आप मेमोरी एलोकेट करोगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो इनिशियलाइज होगी वो गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज होगी, आपको नहीं पता होगी क्या वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन जब आप कैलॉग से इनिशियलाइज करवाओगे तो आपकी जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज होगी जीरो से, ठीक है। वहां पे आपको पता होगा कि भाई जीरो वैल्यू से ही इनिशियलाइज हुई हुई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेलॉग और कैलॉग के अंदर डिफरेंस, और मेलॉग आपको समझ में आ गया। तो एलोकेट हो गई यहाँ पे हमारे पास 5 इंटीजर, और हमारी जो मेमोरी है वो कंटेन कर रही होगी गार्बेज वैल्यू, और
जब अगर आपकी मेमोरी अलोकेट नहीं होती, फेल हो जाती है, तो आपको रिटर्न कर देता है वो नल। मतलब कि ऐसा भी होता है कि डीएमए मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपका कभी कभी फेल भी हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको एलोकेट करने के बाद एक बार चेक कर लेना है कि क्या आपकी जो आपने मेमोरी क्रिएट करी है वो आपकी नल के इक्वल तो नहीं है। अगर नल के इक्वल हो जाता है तो मतलब आपकी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो आपको रिटर्न कर प्रिंट कर देना है मेमोरी नॉट एलोकेटेड, ठीक है। तो ये आपको चेक करना ही है जब भी आप इसके इसके थ्रू प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, मैलोक के थ्रू। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम कैलॉग को देख लेते हैं। तो हम वही चीज कैलॉग से क्रिएट करेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको जस्ट कॉमा लगा के वही करना है, ठीक है, जो हमने ऊपर काम किया था। जस्ट आपको पॉइंटर क्रिएट किया, पीटीआर के अंदर आपने टाइपकास्ट किया, फिर आपने कैलॉग लिखा, और आपने कितने साइज आपको करवाने, 5 आपको इंटीजर प्रिंट करवाने हैं, मतलब लोकेट करने हैं मेमोरी उसके लिए। और आपको साइज दे देना है उनका, ठीक है, साइज दे दिया। और आपका वही जो आपको ऊपर एलोकेट हुई थी मेमोरी, वही एलोकेट होगी, वहां पर गार्बेज वैल्यू थी, यहाँ पे जीरो से इनिशियलाइज होगी वो वैल्यू, ठीक है। बस इतना काम होता है कैलॉग और मैलॉग का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब अगर हम बात करें अगर ये यूजफुल होता है जब आपको क्लीन मेमोरी चाहिए होती है, वहां पर आपको क्या क्लीन मेमोरी नहीं मिलेगी, बस आपको मेमोरी मिलेगी। नेक्स्ट फंक्शन आता है फ्री हमारा, ठीक है। ये यूज होता है जब भी हम अपनी मेमोरी को अच्छे से यूज कर लेते हैं, उसमें जो भी हमारे ऑपरेशन थे हमने कर लिए, अब हमारी मेमोरी का हमें काम नहीं है। तो लास्ट में क्या करो, आप फ्री फंक्शन को कॉल कर दो, जिससे कि आपका जो मेमोरी है वो क्लीन हो जाए, फ्री हो जाए, ठीक है। तो आप फ्री फंक्शन को कॉल कर दोगे, जो भी आपने मेमोरी यूज की थी वो पास कर दोगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो मेमोरी है वो बैक टू द सिस्टम आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी मेमोरी लीक्स नहीं होंगी, ठीक है, आपका कोई भी डेटा लीक नहीं होगा, ठीक है, ब्रीच नहीं होगा। और जब भी आप फ्री कर दो तो उसे जो पॉइंटर है उसे आप सेट कर दो नल पे, ठीक है, हमेशा। तो ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अब आता है हमारा फोर्थ फंक्शन, जो कि है रियलोग, ठीक है। रियलोग हमारा यूज होता है अगर आपकी जो मेमोरी है वो छोटी हो गई है या बड़ी हो गई है, और आप ऐसे नई मेमोरी नहीं बनाना चाहते हो, क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी इसके लिए तो यूज करें हमारी मेमोरी का हम अच्छे से यूज कर पाए। तो हमारी जो मेमोरी है हम उसे रीसाइज कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी मेमोरी थी वो 2 साइज की थी, बट आपको यहाँ पे डेटा स्टोर करना है 10 साइज का, तो आप मेमोरी को रीसाइज कर सकते हो 10 पे, ठीक है। तो इसके लिए रीसाइज रियलोग फंक्शन का यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि आप एरे को बाद में एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप इसे कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका पहले का डेटा लॉस हो जाए, आपने जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है आपका पॉइंटर जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, और आपका पहले का डेटा भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पीटीआर लिखा, और हमने यहाँ पे टाइप कास्ट का यूज किया, और हमने रीएलोक फंक्शन को कॉल किया, और आपका जो भी आपने मेमोरी थी उसे आपने यहाँ पर पास करना है। और आपको यहाँ पर पास करना है साइज जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो हम साइज चाहते हैं 10 इंटीजर का, तो हमने साइज अब 10 इंटीजर का बना दिया। अब हमारी जो मेमोरी है वो इतनी कैपेसिटी उसके अंदर आ चुकी है कि वो 10 इंटीजर को होल्ड कर सके, ठीक है। और हमारा जो पहले का डेटा है वो भी वहां पर सेफ रहेगा। और आपको हमेशा क्या करना है, मेमोरी जब भी आप रिसाइज करो, अलोकेट करो, तो आपको उसे चेक करना है, ठीक है। तो आप इसे चेक कैसे करोगे, आपको एक यहाँ पे टेम्परेरीली पॉइंटर बना लेना है, ठीक है। और फिर आपको रिलोकेट करना है, और आपको ये चेक कर लेना है अगर आपका जो टेम्प है वो नॉट इक्वल टू नल है कि नहीं। अगर नॉट इक्वल टू नल है तो आप पीटीआर को टेम्प के इक्वल कर दो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप मेमोरी अनसक्सेसफुल दिखा सकते हो, नॉट अलोकेटेड ऐसा दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हम रीअलोक का यूज करते हैं जब भी हमें मेमोरी को रीसाइज करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर था वो हमने इसका दे दिया, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पूछा गया था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, और चारों फंक्शन को समझाओ विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के साथ चारों फंक्शन को भी समझा दिया, और हमने काफी अच्छे से आपको डिटेल में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी बता दिया। तो यहाँ पर हमारा पीवाईक्यू आया हुआ है, वो समझो। यहाँ पर हमारा पीवाईक्यू के अंदर सबसे पहले पूछा गया था कि कैलॉग फंक्शन डिफाइन करो, तो आप कर दोगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो कि सबसे मेन समझना है। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट इनिशियलाइज्ड बाय डायनेमिक मेमोरी अलोकेटेड बाय द यूजर। मतलब कि यहाँ पर आपको यूजर से डायनेमिकली कुछ एलिमेंट्स को एंटर करवाना है, ठीक है। और उन एलिमेंट्स का जो है सम आपको रिटर्न करना है, ठीक है, समझ गए। आपको डायनेमिक मेमोरी के अंदर कुछ एलिमेंट्स को यूजर से एंटर करवाना है, ठीक है। आप जैसे ही यूजर से एंटर करवाओगे और फिर आपको उसका सम जो है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। जैसे कि समझो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक कुछ साइज की आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दोगे, ठीक है। जैसे कि आपने यूजर से ले लिया कि भाई कितने आपको एलिमेंट एंटर करने हैं, तो यूजर आपसे बोलेगा कि भाई मेरे को 4 एलिमेंट एंटर करने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दी 4 साइज की, ठीक है। और हम मानते हैं कि हमने इंटीजर साइज की डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर दी। फिर आप क्या करोगे, यूजर से बोलोगे कि आपको सबसे पहले क्या
एंटर करना है, ठीक है। तो एलिमेंट के नाम पर यूजर ने बोला कि भाई सबसे पहले 3 एंटर कर दो, ठीक है। तो 3 एंटर हो गया। फिर आप क्या करो, यहाँ पर एक सम इक्वल टू जीरो ले लो, ठीक है, सम इक्वल टू जीरो ले लो। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 को सम के साथ प्लस कर दोगे, ठीक है। तो जीरो प्लस सम कितना होगा, जीरो प्लस थ्री कितना होगा, थ्री। जीरो प्लस थ्री कितना होगा, थ्री होगा। तो सम के अंदर इक्वल टू करवा दो थ्री, ठीक है, इतना हो गया। फिर लूप जाएगा वापस, ठीक है। अब आप पूछो यूजर से कि आपको दूसरा एलिमेंट कौन सा प्रिंट करवाना है। तो यूजर बोलेगा कि भाई चार प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो अब आप क्या करो, सम इक्वल टू कर दो सम प्लस फोर, ठीक है। तो आपका पहले से सम कितना था, तीन था। तो अब कितना हो जाएगा आपका सम, तीन प्लस चार, सात हो जाएगा, ठीक है। अब आप फिर से लूप चलेगा और आप यूजर से पूछो कि भाई आपको तीसरा एलिमेंट कौन सा प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मतलब सम करवाना है। तो आप यूजर ने बोला पांच, ठीक है। तो पहले से आपका सम था सात और फिर से आप वही ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे समेशन का। तो हो जाएगा कितना सम आपका, पांच प्लस करने के बाद 13, ठीक है, इतना हो गया। फिर आप यूजर से बोलो कि भाई वापस बताओ एलिमेंट कौन सा प्रिंट आपको ऐड करवाना है। तो यूजर बोलेगा लाइक भाई मुझे सात करवाना है, ठीक है। तो 13 प्लस सेवन कितना हो जाएगा, 20। तो लास्ट में जो सम है उसे रिटर्न कर दो या प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एसटीडी लिब का यूज करना पड़ेगा क्योंकि सारे ये फंक्शन इसके अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो हमने ये दोनों जो लाइब्रेरी है उन्हें इंक्लूड कर लिया। फिर आपने क्या किया, मेन फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। मेन फंक्शन का काम क्या है, यहाँ पर हमारा जो कोड है यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। पहला बनाया एन, जो कि हम यूजर से एंटर करवाएंगे कि उसे कितने एलिमेंट एंटर करवाने, है ना। फिर है आई, हम लूप के लिए यूज करेंगे आई को, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंटर बनाया जिससे कि हम एक एरे क्रिएट करेंगे कि जितने एलिमेंट यूजर को चाहिए वो वहां पर स्टोर हो सके, ठीक है। फिर हमने सम इक्वल टू जीरो कर दिया जिसे हम वहां पर एडिशन करवाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं, हम देखेंगे यूजर भाई कितने एलिमेंट चाहिए। तो हमने एन के अंदर स्टोर करवा लिया कि यूजर ने बोल दिया कि चार एलिमेंट चाहिए, ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, डीएमए का कैलॉग फंक्शन का यूज करके एक मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो हमने एआरआर करके जो पॉइंटर बनाया था उसके अंदर हमने पहले टाइप कास्ट का यूज किया। फिर हमने एंटर कर दिया कि हमें एन साइज का चाहिए, ठीक है, मेमोरी। तो हमारा जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा जो एन था वो चार था, तो हमारी यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई होगी, ठीक है, जीरो 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 से, ठीक है, चार साइज की, ठीक है। जो भी हमारा इंटीजर का साइज होता है इंटू चार इंटू एन, ठीक है, वो हमारी मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं हमें क्या करना होता है, उसे चेक करना होता है कि मेमोरी एलोकेट हुई भी है या नहीं हुई है। अगर ए आर आर इक्वल टू नल है तो मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, अगर नहीं है तो आपकी मेमोरी एलोकेट हो गई है। अगर नहीं हुई है तो रिटर्न कर दो, ठीक है, फंक्शन बंद कर दो, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। अदरवाइज अगर हो गई है तो आगे चलो, ठीक है, इतना हमारा काम क्लियर है, ठीक है। अब हम ऊपर बढ़ते हैं। अब हमारा जो मेन लूप है वो है, ठीक है। तो अब हम एक लूप लगाएंगे जीरो से लेकर एन तक, ठीक है, जीरो से लेकर एन तक। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले लूप चलेगा वो यूजर से पूछेगा कि आपको सबसे पहले कौन से एलिमेंट को एंटर करना है, ठीक है। तो हमारा आई प्लस वन चलेगा क्योंकि लूप चल रहा है जीरो से, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूजर से बोलेंगे कि एंटर करो एलिमेंट, एंटर एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है, पहला एलिमेंट एंटर करो। तो यूजर ने करा एंटर, लाइक चार एंटर करा, ठीक है। तो यूजर ने चार एंटर कर दिया तो क्या करो यहाँ पर, सम इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर आई, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो चार यूजर ने एंटर किया, तो सम हमारा जीरो था, तो सब अभी हमारा सम कितना हो गया होगा, जीरो प्लस चार, ठीक है। तो अब हमारा सम हो गया कितना, चार, इतना क्लियर है। अब आपने फिर से लूप चला, ऊपर गया लूप, आई बढ़ गया। फिर यूजर से आपने पूछा कि आपको एलिमेंट दूसरा क्या एंटर करना है। तो यूजर ने दूसरे एलिमेंट के लिए बोला कि भाई दो मुझे एंटर करना है, ठीक है, दो मुझे ऐड करवाना है। तो सम अभी चार हो चुका है, तो सम इक्वल टू अब वापिस से करोगे तो कितना हो जाएगा, चार प्लस दो, यानी कि छह हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा एलिमेंट भी हो गया। फिर से आई बढ़ेगा, लूप चलेगा, फिर से ऊपर जाएगा और वो तीसरा एलिमेंट पूछेगा। तो लाइक यूजर ने बोला वन एंटर करवाना है तो सम हमारा सात हो जाएगा। फिर से लूप चलेगा तो आपको यूजर ने बोला कि तीन एंटर करवाना है तो आपका दस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा दस वैल्यू आएगा और सम को हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और फिर हम स्पेस को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे, जो कि हमें करना है। फिर रिटर्न जीरो कर देंगे, प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इजी सा प्रोग्राम था और मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया, ठीक है। बस हमें क्या करना है, यूजर से पूछना है कि भाई आपको कौन सा एलिमेंट एंटर करवाना है, उसे सम के साथ ऐड करवा देना है, बस कुछ भी नहीं है, इजी सा प्रोग्राम था, ठीक है।
आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपको एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ में ना आई हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे मैलॉक और कैलॉक के अंदर डिफरेंस है, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तो भाई मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इनिशियलाइजेशन इसका जीरो से, इसका गार्बेज वैल्यू से होता है, इसका जीरो से होता है। यहाँ पर इसका ऐसा सिंटेक्स होता है, यहाँ पर इसका ऐसा सिंटेक्स होता है। इसका ये थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। यहाँ पे यूज केस इसका ये है कि अगर आपको जब भी स्पीड मैटर करती है तो आप इसे यूज करते हो, बट अगर आपको चाहिए कि आपकी मेमोरी आपको क्लीन जीरो से इनिशियलाइज मिले तो आप इसका यूज करते हो, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। और इसका हमारा जो पूरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का पूरा फ्लो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है जो भी आपका प्रोग्राम है, फिर वो मेमोरी रिक्वेस्ट करता है कि आप भाई एलोकेट कर दो, ठीक है। अगर मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो वो नल नहीं होती, अगर वो नल है तो मेमोरी एलोकेट नहीं होती, ठीक है। तो यहीं से आप रिटर्न कर देते हो। अगर एलोकेट हो गई है तो नल नहीं होगी और आप मेमोरी का यूज करते हो, और जब आप इसे यूज कर लेते हो तो आप उसे फ्री कर देते हो और प्रोग्राम को एंड कर देते हो, ठीक है। इस तरीके से फ्लो होता है और आप इसका पेपर के अंदर बना के आ सकते हो, ये जो फ्लो चार्ट है, ठीक है। अब हमारा एक पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बीच में डिफरेंस बताओ। तो ये हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। और दोनों के एग्जाम्पल भी बताने थे। आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया है, और जो स्टैटिक होता है उसका कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि आपने एक एरे क्रिएट करा और आपने फोर लूप लगा के उसके अंदर एडिशन परफॉर्म करवा दिया, ठीक है, और फिर आपने उसे प्रिंट करवा दिया। तो ऐसे आपका स्टैटिक का होता है, आपको स्टैटिक का पता ही होगा, बस मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था तो सॉल्व करवा दिया, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है जो कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड लिंक लिस्ट, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमने थर्ड यूनिट के अंदर पढ़े थे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर करके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके लाइक इंटीजर, फ्लोट, इन सबको एक जगह पे रख सकते हैं और इन सबका एक डेटा टाइप्स की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक डेटा टाइप बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जिसके अंदर हम उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी अटेंडेंस, इन सबको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं एक ही जगह पे, ठीक है। आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक हमारा ऐसा पॉइंटर है जो कि एक अलग स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है जो कि सेम टाइप का है जिसके अंदर वो है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और एग्जांपल देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इज स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन सी दैट इंक्लूड अ पॉइंटर टू अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप। मतलब कि उसके अंदर पॉइंटर है जो कि एक अनदर स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है और वो सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो think of it like personal person holding a note that says where to find another person with the similar note। मतलब कि एक बंदा है एक, ठीक है, उसके पास एक नोट है, ठीक है, उसके पास एक नोट है और उस नोट के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको दूसरा ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जिसके पास नोट होगी, ठीक है। मतलब कि वो दूसरे स्ट्रक्चर का एड्रेस लेके होता है जिसके पास वो मिल जाएगा दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अभी आपको यार कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट अभी मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना यूजफुल क्यों है, क्योंकि हमें लाइक जैसे कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है, उसके अंदर हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट हमारा कुछ ऐसे होता है, ऐसे मल्टीपल हमारे नोट्स होते हैं, ठीक है। और नोट्स के अंदर एक नोट के अंदर हमारा डेटा होता है और हमारा एक लिंक होता है, ठीक है। मतलब कि उसे हम पॉइंटर कह सकते हैं जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है। तो इस वाले नोड के पास एक तो डेटा हो गया और एक हमारा पॉइंटर हो गया जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि नेक्स्ट नोड कहाँ है इसका। फिर नेक्स्ट नोड के पास डेटा होता है और उसके पास एक लिंक होता है या फिर पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड को बता रहा होता है। तो यहाँ पर एक हमारा ये जो लिंक लिस्ट का एक नोड है ना, वो एक हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर एक हमारा पॉइंटर पड़ा है जो कि दूसरे स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हमारे पहले नोड की तरह ही है, एकदम सेम टू सेम। तो ये हमारा होता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो हम इसको इसके एग्जांपल से समझ सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया, हमने स्ट्रक्चर बनाया है नोड नाम से, ठीक है। हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, समझो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास डेटा है इंटीजर टाइप का, ठीक है, एक हमारे पास डेटा है इंटीजर टाइप का, और हमारे पास दूसरा स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, ठीक है, करके एक पॉइंटर है, ठीक है। ये जो हमारा नेक्स्ट है वो पॉइंटर है। और ये किस टाइप का पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है। और स्ट्रक्ट नोड बिल्कुल यही तो है, स्ट्रक्ट नोड इसी टाइप का हमारा पॉइंटर है नेक्स्ट नाम से, ठीक है। मतलब कि वो दूसरे एक हमारे नोड को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा एड्रेस होगा जो कि दूसरा कोई नोड होगा उसका पॉइंटर है, ठीक है।
तो ऐसा हमारा लिंक लिस्ट बनती है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारा पीवाईक्यू भी आया हुआ था कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है लिंक लिस्ट के नोड का। तो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है लिंक लिस्ट के नोड का। अभी लिंक लिस्ट से जल्दी जल्दी मैं इसे लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अब आपका ये आपको सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या होती है, उसे ब्रीफ में समझाना भी था। और एक क्वेश्चन आया था कि शॉर्ट नोट लिखो लिंक लिस्ट के ऊपर। तो लिंक लिस्ट एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमारा लिंक लिस्ट क्या है, उसे हम बोलते हैं चेन ऑफ नोड्स, ठीक है, चेन ऑफ नोड्स। मतलब इसके अंदर हमारे बहुत सारे नोड्स होते हैं और हर एक नोड आपका डेटा और एक लिंक कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। डेटा के अंदर हमारा डेटा होता है और लिंक के अंदर हमारे दूसरे नोड का एड्रेस होता है, ठीक है। वो होता है हमारा लिंक लिस्ट, ठीक है। तो वेयर ईच नोड इज अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, हर एक नोड कैसा होता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर एक डेटा होता है और एक हमारा पॉइंटर होता है नेक्स्ट नोड का, ठीक है। और लास्ट जो नोड होता है उसके अंदर पॉइंटर जो होता है वो नल होता है, क्योंकि नेक्स्ट नोड कोई है ही नहीं लास्ट का। तो इसके लिए जो लास्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट हमारा नोड होता है, जो हमारा पॉइंटर होता है वो हमारा नल होता है, ठीक है। कि हमारा यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है खत्म हो गई है, ठीक है। और पहले वाले जो नोड है उसे हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता रखना है, ठीक है। हमारी जो लिंक लिस्ट होती है वो होती है हमारी तीन टाइप की, वैसे तो चार भी हो सकती है। एक तो होती है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट, ये जो हमारी ऊपर अभी हम देख रहे हैं वो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट कुछ ऐसे होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि नेक्स्ट जो नोड होता है वो हमारा वन वे चेन होता है, मतलब कि आप आगे ही जा सकते हो, आप पीछे नहीं आ सकते, ठीक है। ये होती है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट। दूसरा होता है हमारा डबली लिंक लिस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो नोड होता है ना, वो डेटा तो कंटेन कर रहा होता है, वो हमारा प्रीवियस नोड को भी कंटेन कर रहा होता है और आगे वाले नोड को भी, नेक्स्ट नोड को भी कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो वो होती है हमारी डबली लिंक लिस्ट। मतलब कि आप पीछे भी ट्रैवर्स कर सकते हो और आगे भी ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट से। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। बट यहाँ पर जो हमारा पहला नोड होता है वो भी नल रख रहा होता है और जो लास्ट नोड होता है वो भी नल रख रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से और पहले पे जाओगे तो नहीं जा सकते, और लास्ट से आप बाद में जाओगे तो नहीं जा सकते। तो ऐसा कुछ डबली लिंक लिस्ट होता है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के आना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। और जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है वो हमारा क्या होता है कि जैसे इसके अंदर क्या है कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारा पहला नोड है, वो जिससे पहले वाला नोड है ना, वो नल रख रहा है, तो ये क्या होगा कि ये नल नहीं रखेगा, वो लास्ट वाले के एड्रेस को रख लेगा और लास्ट वाला पहले वाले के एड्रेस को रख लेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा। अगर ये डबली है तो वो हो जाएगा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। और अगर हमारा जो सिंगली लिंक लिस्ट है तो क्या करेगा वो हमारा जो लास्ट वाला नोड है ना, वो पहले वाले नोड के एड्रेस को रख लेगा, तो वो होता है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। और अगर वो डबली है, डबली सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है, तो जो पहला वाला नोड है वो लास्ट वाले नोड के एड्रेस को रख लेगा और जो लास्ट वाला नोड है वो पहले वाले नोड के एड्रेस को रख लेगा, जिससे कि वो सर्कुलर एक बन जाएगा, ठीक है, वे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये हमारे जो लिंक लिस्ट होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, कि देखो डायनेमिक साइज होता है, कभी भी आप उसे श्रिंक कर सकते हो, कभी भी आप उसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ इसमें पॉइंटर का यूज करते हो, ठीक है। और इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन काफी इजी होता है, ये हमारे एडवांटेजेस हो गए। अब हम डिसएडवांटेज की बात करें तो आप इसे रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना पड़ेगा, पहले नोड के पास जाना पड़ेगा, तब आपको दूसरे का एड्रेस मिलेगा, फिर दूसरे से आपको तीसरे का एड्रेस मिलेगा। तो आपको ऐसे एक एक करके ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेमोरी भी यूज होती है, क्योंकि एक आपका नोड डेटा के साथ साथ दूसरे नोड के एड्रेस को भी कंटेन कर रहा है, तो आपकी मेमोरी जो है एक्स्ट्रा यूज होती है। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का पूरी कहानी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको लिंक लिस्ट और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी पढ़ने में समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमने बस इसको ओवरव्यू देखा है, क्योंकि आपके एग्जाम सिलेबस के अंदर इतना ही मेंशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग हमने पाइथन के अंदर भी पढ़ा है, हमने सी प्लस प्लस के अंदर भी पढ़ा है। अब आपने नहीं पढ़ा है बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबके अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जावा के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा। फाइल हैंडलिंग में क्या होता है ना कि आपका जो डेटा है, अभी जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो आपका डेटा ऐसे आता है आपके टर्मिनल पे, और आप उसे आउटपुट जो भी आता है आपके टर्मिनल पे आता है, और आप उसे देखते हो और आप उसे हटा देते हो, ठीक है। तो आपका डेटा जो है वो टेम्परली स्टोर होता है रैम के अंदर और फिर वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है, आपका जो आउटपुट है, ठीक है, वो परमानेंटली स्टोर हो, ठीक है, कहीं पर, तो वो आपको कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, फाइल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आपका डेटा, आप जब आपके पावर कट भी हो जाए उसके बाद भी आप देखो तो आपको डेटा वैसा का वैसा मिले। तो आपको यूज करनी पड़ती है फाइल्स पर, फाइल्स की यूज करनी पड़ती है, ठीक है। फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे फाइल के मोड्स आते हैं कि आप फाइल को कैसे ओपन करते हो,
फाइल के ऑपरेशंस आते हैं। फाइल के ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, एक तो ओपन करते हो आप फाइल को, एक तो क्लोज करते हो फाइल को। एक फाइल के अंदर आप रीड करते हो, आप फाइल को क्या करते हो, रीड करते हो, ठीक है। और फाइल को आप क्या करते हो, राइट करते हो। फाइल के अंदर आप राइट भी परफॉर्म करते हो, और आप फाइल के अंदर कुछ डिलीट करते हो या फिर आप कुछ इरेज करते हो। ये सारे हमारे ऑपरेशन होते हैं फाइल के। अब जैसे कि आप समझो कि रीड एंड राइट दो ऑपरेशन होते हैं मेन, तो ठीक है। जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, ठीक है, और पेन ड्राइव से आप कंप्यूटर के अंदर अगर डेटा लेते हो, ठीक है, कॉपी करते हो, तो जब आपका डेटा कॉपी होता है तो पेन ड्राइव से जब कॉपी होता है तो उसे कहते हैं रीड। और जब डेटा आपका ये जो कॉपी हो गई यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आता है तो उसे कहते हैं राइट, ठीक है। तो ये जो रीड है यहाँ से कॉपी हो रहा है, यहाँ से राइट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रीड एंड राइट। और अभी हम समझेंगे फाइल हैंडलिंग को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फाइल हैंडलिंग इन सी इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, रीडिंग, राइटिंग और मॉडिफाइंग फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर डिस्क यूजिंग सी प्रोग्राम्स। आप सी प्रोग्राम का यूज करके ये सारी चीजें परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब फाइल इज लाइक अ डिजिटल नोटबुक, ठीक है। अब आपकी जो आपका एक व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है, आपका एक व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आप चीजें लिखते हो और आप उसे इरेज कर देते हो। वो हमारा टेम्पररी स्टोरेज है, ठीक है। लेकिन आपकी जो नोटबुक होती है उसके अंदर आप लिखते हो और फिर आप उसे इरेज नहीं करते, वो परमानेंटली क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइल। और जो हमारा हम आउटपुट वगैरह डायरेक्टली प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं, वो हमारा टेम्पररी स्टोरेज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फाइल के अंदर आपको परमानेंट स्टोरेज होता है। तो आप फाइल को क्यों यूज करते हो, क्योंकि फाइल एंडिंग को क्यों यूज करते हो, क्योंकि आपके सेव डेटा इवन आफ्टर द प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम खत्म भी हो जाए तब भी आपका डेटा स्टोर होगा। और आपका जो डेटा है फाइल से आप रीड कर पाते हो, राइट कर पाते हो और प्रोसेस कर पाते हो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो कि फाइल्स के अंदर स्टोर है, ठीक है। इस सब चीजों के लिए आप फाइल हैंडलिंग का यूज करते हो। हमारी जो फाइल्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। या तो टेक्स्ट फाइल होती है जो कि हम पढ़ पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, जैसे कि ये फाइल है हमारी पोयम की, ठीक है, जिसके अंदर पोयम सेव है, ठीक है। और एक होती है हमारी बाइनरी फाइल, ठीक है, जो कि हमारी मशीन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर होती है, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होती है, जो कि जीरो और वंस के अंदर होती है। तो कंप्यूटर ही उसे समझ पाता है, ठीक है। तो अब चलो हम फाइल के ऑपरेशंस को देख लेते हैं। तो हमारे जो फाइल्स के ऑपरेशंस होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, फाइल को ओपन करना, रीड करना, राइट करना और फिर क्लोज कर देना। तो फाइल को अगर आप ओपन कर रहे हो तो आपको फंक्शन यूज होता है एफ ओपन, ठीक है। अभी हम और डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। इनका काम होता है कि आप फाइल को किसी मोड के अंदर ओपन करते हो, या तो रीड मोड के अंदर या तो राइट मोड के अंदर, ठीक है। और आपका रीड फाइल अगर आपको करनी होती है तो आप इन तीनों फंक्शन से रीड कर सकते हो फाइल को, ठीक है। मतलब कि एफ स्कैन से फॉर्मेटेड डेटा को अगर आपको रीड करना है, एफ गेट सी से, या फिर गेट एस से आप इससे डेटा को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो फाइल को, मतलब, ठीक है। और अगर आपको राइट करना है तो आप इन तीन फंक्शन का यूज कर सकते हो, एफ प्रिंट एफ से, एफ पुट सी से, एफ पुट एस से, ठीक है। और अगर आपको फाइल को फिर आपको क्लोज करना है, ठीक है, जब भी आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो आपको अगर लीक नहीं करना अपने डेटा को तो आपको फाइल को क्लोज करना है, ठीक है। ये हमारे सारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। अब हम इन ऑपरेशन को डिटेल में देखेंगे। तो हमारा पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आया था कि एक प्रोसेस बताओ कि हमारा जो फाइल ओपन है वो कैसे फंक्शन काम करता है, सुटेबल एग्जांपल के साथ। और हमारे जो फाइल ओपनिंग मोड्स होते हैं उन्हें भी अच्छे से डिस्कस करो। तो चलो जल्दी से हम की फाइल हैंडलिंग फंक्शंस को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा फंक्शन होता है एफ ओपन, ठीक है। एफ ओपन के अंदर आपको दो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, एक है हमारा फाइल नेम और एक आपका मोड। यहाँ पर आपको जो फाइल का आपका पाथ होता है ना वो पूरा का पूरा पास करना होता है, ठीक है। और आप किस मोड के अंदर ओपन कर रहे हो वो आपको बताना होता है, ठीक है। अभी हम मोड आगे देख रहे होंगे कौन कौन से मोड होते हैं। वैसे अभी आप समझो कि रीड और एक राइट मोड होता है। अगर आप आर लिखते हो तो आप रीड कर रहे हो फाइल को, अगर आप डब्ल्यू लिखते हो तो आप राइट कर रहे हो फाइल के अंदर, ठीक है। तो आप फाइल के नेम के अंदर क्या करते हो, नेम ऑफ द फाइल इंक्लूड द पाथ इफ नॉट इन द सेम फोल्डर। अगर आपके फोल्डर के अंदर नहीं है तो आप उसका पाथ दे रहे होंगे, ठीक है। और मोड के अंदर आप स्पेसिफाई करते हो कि आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, ठीक है। और रिटर्न के अंदर क्या होता है कि आपको एक फाइल का पॉइंटर मिल रहा होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फाइल का एक पॉइंटर ही क्रिएट करोगे, ठीक है। और अगर आपका फाइल नहीं ओपन हो रही है तो भाई आपको नल मिल जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले एक पॉइंटर बनाया हमने फाइल का, और फिर हमने फाइल को ओपन किया। और आपको हमेशा ये कैपिटल में फाइल लिखना होता है, ठीक है। फिर आपने ओपन किस मोड में किया, राइट मोड में ओपन किया, ठीक है। और आपने यहाँ पर फाइल का नाम भी दिया हुआ है नॉट डेट टीएक्सटी। तो यहाँ पर आपकी नॉट डेट टीएक्सटी जो है राइटिंग के लिए ओपन हो जाएगी। फिर आप उसके अंदर राइट कर सकते हो प्रिंट एफ का यूज, एफ प्रिंट एफ का यूज करके, ठीक है। इतना आपका समझ में आ गया। अब हमारा एफ ओपन आपको समझ में आ गया और आप एफ ओपन को समझाकर आ सकते हो, ठीक है। और आपको फिर आगे मोड्स बताने थे, मोड्स हम आगे देख रहे होंगे। अब हम देखते हैं एफ क्लोज। एफ क्लोज के अंदर डायरेक्टली क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो भी आपने रिसोर्सेज को यूज करे हो उन सबको आप क्लोज कर देते हो सेवली प्रॉपरली, ठीक है।
तो इसका एग्जांपल देखें तो एफ क्लोज, और जो भी आपकी फाइल है उसे आप क्या कर देते हो, जो भी आपने पॉइंटर क्रिएट किया है उसे आप क्लोज कर देते हो, ठीक है। फिर आपका आता है एफ स्कैन एफ। एफ स्कैन एफ क्या होता है, आप फाइल को जो रीड करने के लिए यूज करते हो इस फंक्शन का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फाइल पास करनी होती है और जो भी आप फॉर्मेट है वो पास करना होता है, ठीक है। तो रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम अ फाइल, लाइक जैसे हम फाइल, जैसे हमारा स्कैनएफ होता है ना इनपुट के लिए, वैसे ही हमारा फाइल्स के लिए एफ स्कैनएफ होता है, ठीक है, जो कि फॉर्मेटेड डेटा को क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। और एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लिखा है एफ स्कैन फाइल, और जो भी हमारा डी है, ठीक है, जैसे कि हमें इंटीजर टाइप का डेटा जो है रीड करना है, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा, रीड एन इंटीजर फ्रॉम एन फाइल इनटू अ नम, ठीक है। तो हमारा जो जो भी डेटा है वो रीड हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर टाइप का। अब हमारा ऊपर आता है एफ प्रिंट एफ। एफ प्रिंट एफ क्या होता है, हमारा राइट करने के लिए यूज होता है फॉर्मेटेड डेटा, अगर आपको फाइल के अंदर राइट करना है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट एफ, अगर आप फाइल के अंदर स्कोर को राइट करना चाहते हो, ठीक है, तो हमारा जो स्कोर है वो लिख जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने स्कोर 100 ये फाइल के अंदर प्रिंट करवा दिया। फिर आपका नेक्स्ट फंक्शन आता है एफ गेट एस, मतलब जो ये फाइल हैंडलिंग है ना, आप कभी भी अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, सच बता रहा हूँ, यूज नहीं कर रहे होगे, ठीक है, बस हम लास्ट में पढ़ते ही हैं, ठीक है, इतना ज्यादा इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। एफ गेट एस के अंदर क्या करते हो आप, एज अ स्ट्रिंग किसी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है फाइल को रीड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले एसटीआर लिखना है जो भी आप रीड कर रहे हो, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे एन पास करना है कि कितने कैरेक्टर आपको रीड करने हैं, और फिर आपको फाइल पास करनी है जो भी आपके पॉइंटर है, ठीक है। तो आपको रीड्स अ लाइन, जैसे कि आपकी एक लाइन रीड होगी, जो भी आप कैरेक्टर पास करोगे उसके n-1, जैसे कि आपने 100 पास किया तो 99 कैरेक्टर वो आपको रीड करेगा, या फिर आपके जैसे न्यू लाइन आएगी वहां तक आपका रीड करेगा, ठीक है, फ्रॉम अ फाइल इनटू स्ट्रिंग एसटीआर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल देखे तो एफ गेट एस, जो भी आपके लाइन के अंदर आप इससे प्रिंट करवा सकते हो इसे अपने प्रोग्राम के अंदर, और आपके 99 कैरेक्टर रीड हो रहे होंगे फाइल के अंदर से, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी जो पूरी लाइन है जो भी फाइल के अंदर है वो आपकी रीड हो जाएगी, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा एफ पुट एस, ठीक है। एफ पुट एस क्या है हमारा, कि आपको राइट करनी है कोई स्ट्रिंग फाइल के अंदर, तो आप इसका यूज करते हो, ठीक है, आपको स्ट्रिंग लिखनी है यहाँ पे और फाइल लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एफ पुट एस का यूज किया, हमने हेलो लिखा और हमने यहाँ पे बैक स्लैश एन भी दे दिया कि नेक्स्ट न्यू लाइन पे पॉइंटर आ जाए हमारा, ठीक है। और फिर हमारा क्या हो जाता है, राइट हेलो फॉलोड बाय अ न्यू लाइन, ठीक है, आपके जो भी फाइल होगी उसके अंदर ये आपका लिख जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होंगे सारे के सारे फंक्शंस। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो ये फंक्शंस को समझ लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। अभी मेरे को लग रहा है कि आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा कि ले जा रहे हैं जल्दी जल्दी, बट ये इनका ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है, तो इनके लिए आपको ऐसे अलग से जाके कोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको यहीं से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर भी आपको वेरियस मोड्स ऑफ ओपनिंग पूछा गया था फाइल के, ठीक है, मोड्स है ना, यहाँ पर भी आपको वेरियस फाइल ओपनिंग मोड्स को पूछा गया है, तो सारे मोड्स को मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जब भी आप मतलब यहाँ पे ऐसे फाइल ओपन करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे किया था फाइल ओपन, तो यहाँ पर आपको बताना होता है पाथ के बाद कि आप किस मोड के अंदर फाइल को ओपन कर रहे हो। आपका मोड क्या है, ठीक है, मतलब आपका मोड क्या है भाई फाइल को ओपन करने का, रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, तो वो आपको बताना होता है। तो आपके मल्टीपल ऐसे मोड्स होते हैं, ठीक है, कि आप फाइल को जब भी ओपन कर रहे हो तो आप आर अगर लिखते हो तो आप रीड के लिए ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपकी फाइल ओपन हो जाती है अगर फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो आपको रिटर्न कर देगा नल, ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आप डब्ल्यू लिखते हो तो आपकी जो है क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग, ठीक है, मतलब अगर आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसे वो ओवरराइट कर देगा, बट अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा न्यू फाइल। इफ द फाइल एग्जिस्ट इट ओवरराइट इट, है ना। तो जो भी उसका पहले का कंटेंट होगा वो उसे डिलीट कर देगा, ठीक है, अगर आपकी पहले से फाइल एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, उसको ओवरराइट कर देगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ए से, ए क्या होता है भाई, आर और डब्ल्यू तो पता है, ए क्या होता है, अपेंड, मतलब कि आपकी पहले से कोई डेटा लिखा हुआ है और आप चाहते हो उसके एंड में डेटा को अपेंड करना, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर आपका ए यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी पहले से फाइल है तो ठीक है, वरना आपकी नई फाइल जो है वो क्रिएट क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, अगर आपकी फाइल नहीं होगी तो वो क्रिएट कर देगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है मोड हमारा आर प्लस। आर, जब भी आपको प्लस लिख जाए ना तो जो भी आपका है उसके प्लस राइट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आर प्लस लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या करेगा, ओपन द फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, द फाइल मस्ट एग्जिस्ट, मतलब अगर फाइल नहीं होगी तो नल रिटर्न कर देगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो वो उसके अंदर आप रीड भी कर सकते हो और आप उसके अंदर राइट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा आर प्लस डब्ल्यू प्लस, तो इसके अंदर क्या होता है, रीड प्लस राइट दोनों के लिए ओपन हो जाती है, बट अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उस पर वो ओवरराइट करेगा, अदरवाइज न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा, ठीक है। और फिर आप ए प्लस के लिए करते हो तो राइट रीड प्लस अपेंड कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि वहां पे मैंने प्लस के लिए राइट बोल दिया था, यहाँ पर आप
अगर आपका ए प्लस है तो आप रीड प्लस अपेंड कर सकते हो। ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड अपेंडिंग, क्रिएट इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती है तो ठीक है भाई, अपेंड करेगा। अगर नहीं करती है तो वो न्यू क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आपके सारे मोड्स होते हैं, और अगर आपको इन्हें याद करना है तो मैंने नीचे एक टेबल बनाई है, आप उससे याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है फाइल हैंडलिंग को समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर वही है कि ओपन कर रहे हैं हम फाइल को, राइट मोड के अंदर ओपन कर रहे हैं पहले, फिर चेक कर रहे हैं कि फाइल ओपन हुई है या नहीं। हमें फाइल जो है पॉइंटर रिटर्न करती है, ठीक है। अगर पॉइंटर रिटर्न करेगी तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा कि नल मिल जाएगा। अगर नल है तो हमारी फाइल ओपन नहीं हुई है, प्रोग्राम को बंद कर देंगे, ठीक है। फिर फाइल ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर राइट करेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ का यूज करेंगे, फॉर्मेटेड रिटर्न करना है हमें। तो हम पहले पॉइंटर को डालेंगे, फिर हम हमें हेलो स्टूडेंट्स, और फिर एक न्यू लाइन में चाहिए वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। तो हमारा हेलो स्टूडेंट प्रिंट होगा, फिर हमारा न्यू लाइन में वेलकम टू फाइल हैंडलिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न फंक्शन, रिटर्न जो है अच्छे से परफॉर्म कर लिया कि फाइल के अंदर राइट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि फाइल के अंदर रीड कैसे कर सकते हैं। तो हम फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले, किसके अंदर, रीड मोड के अंदर, ठीक है। हमने फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन किया, फिर हम चेक कर लेंगे कि फाइल ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फाइल ओपन हुआ है या नहीं चेक कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हम रीड करेंगे ना, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हम फाइल को रीड करेंगे गेट स्ट्रिंग से, ठीक है, मतलब कि एफ गेट एस से, ठीक है। तो हमारा जो भी रीड करेंगे एज ए स्ट्रिंग रीड करेंगे, ठीक है। और हमने साइज दे दिया 100, ठीक है। और जब तक ये रीड करता रहेगा, जब तक हमारा जो ये गेट एफ गेट जो है हमारा नल ना बन जाए, ठीक है। जैसे ही नल बन जाएगा वो रुक जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमने लिखा हुआ है वो ये रीड करेगा, ठीक है। तो वो पहले हमारा रीड करेगा हेलो, फिर वेल हेलो एवरीवन प्रिंट रीड करेगा, फिर वो हमारा रीड करेगा वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, और पूरा रीड करके वो हमारा यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारे ऊपर लिखा हुआ है ना कि हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप लगाया हुआ है। अगर हमारा लूप नहीं लगाया होता ना तो सिर्फ हमारा एक ही प्रिंट होता, ठीक है। बट हमने यहाँ पे लूप लगाया है, तो हम इसे डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं पूरे के पूरा जो भी हमारा लिखा हुआ है फाइल के अंदर, ठीक है। फिर हम फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अभी आपको नहीं भी समझ में आया होगा ना, तो अभी हम आगे इतने सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा फाइल हैंडलिंग कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले फाइल को डिफाइन करना है कि फाइल होता क्या है। वो हम ऊपर देख चुके हैं, फाइल होता क्या है, टाइप्स ऑफ फाइल भी देख चुके हैं, वो आप डिफाइन कर दोगे। फिर हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि राइट द मोड्स ऑफ फाइल हैंडलिंग। सारे आपको मोड्स बताने फाइल हैंडलिंग के, रीड, राइट, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, ठीक है। इन सबको आपको बताना है, ठीक है, ये आप बता दोगे। आपका ये पूरा क्वेश्चन इतना हो गया, ठीक है। फिर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है कि आपको ये बताना है कि आप कैसे मल्टीपल लाइंस को टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। तो देखो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम है, हम डायरेक्टली से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और आपको वहां पे लेके चलता हूँ वीएस कोड के अंदर, और आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वीएस कोड है, और ये हमारे पास फाइल हैंडलिंग करके ये है, इसको हटा देते हैं पूरा पूरा, ठीक है। और ये वाले कोड को रखते हैं, ठीक है। ये वाले कोड समझने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, एक बार और बता देता हूँ। देखो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा क्या है कि फाइल को हमने ओपन किया है राइट मोड के अंदर, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि फाइल ओपन हुआ है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ के थ्रू हेलो स्टूडेंट प्रिंट करवाएंगे। फिर हम द दिस फाइल राइटिंग इन सी हम प्रिंट करवा दिया, फिर हमने लिख दिया वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग। और सबके आगे हमने न्यू लाइन के लिए हमने बैक स्लैश एन भी लगवा दिया है, जिससे कि न्यू लाइन के अंदर वो आ जाए। अगर हम ये तीन के अंदर नहीं करवाते, बैक स्लैश एन और ऐसे डायरेक्टली भी करवा देते ना एक ही के अंदर, तब भी ये प्रिंट हो जाता। बट थोड़ा और इजी करने के लिए हमने अलग अलग प्रिंट एफ का यूज किया है। फिर हम फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमारी फाइल का नाम क्या है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी है नहीं, बना देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दी, यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। अब हम इसे अगर रन करेंगे ना, तो हमारे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी के अंदर जो हम लिखना चाहते हैं वो लिख जाएगा, ठीक है। तो हमारी आराम से फाइल जो है रन हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख कर आ गया जो भी हमने वहां पे लिखा था, ठीक है, आराम से लिख गया, कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ये वाला जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, और हम इसे मल्टीपल लाइंस को हमने प्रिंट करवा दिया फाइल के अंदर, ठीक है। ये हमारा डन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये बताना था कि फाइल के वेरियस ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशंस आपको पता है कौन कौन से होते हैं, रीड, राइट एंड जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं सारे आपको बताने हैं, ठीक है। और जो भी आप मतलब कि देखो, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, ठीक है, ये ऑपरेशन हो गए।
फिर अगर आपसे पूछता है कि आप क्या बोलते हैं फंक्शंस बताओ, तो आप फंक्शन को भी एक्सप्लेन करके आ सकते हो। वैसे अभी यहाँ पर ऑपरेशन पूछा है, मेन यहाँ पे प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू रीड कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड लाइन इन द फाइल। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपके फाइल के अंदर ऐसे मल्टीपल ना ऐसे कंटेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपको ये बताना है कि आपके फाइल के अंदर कितने वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि हमारे छह वर्ड्स हैं, और आपको ये बताना है कि फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं। तो यहाँ पर हमारा एक लाइन है और एक हमारे दो लाइन है, ठीक है। तो फाइल के अंदर हमारी दो लाइन है, तो हमें पता चल गया कि कितने वर्ड्स हैं और कितनी लाइन है। तो यहाँ पर लॉजिक समझो कि हम क्या लगाएंगे। सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे कि जहां पर भी हमारा जो है स्पेस आता है, ठीक है, जहां पर भी हमें स्पेस मिलता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस, फिर इसे एक स्पेस आया है, और फिर आया वेरियस, फिर एक स्पेस आया है, फिर हमारा फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो स्पेस आए हैं, तो मतलब तीन वर्ड हैं, ठीक है। जहां पर भी एक हमारे स्पेस आएगा, हम क्या करेंगे, एक वर्ड को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है? जहां पर भी स्पेस आएगा, हम क्या करेंगे, एक वर्ड को इंक्रीज कर देंगे। और एक ये भी हो रहा है कि हमारा जहां पर भी लाइन चेंज हो रही है, तो हमारा वर्ड जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब कि या तो अगर स्पेस आ जाए तो हमारा वर्ड इंक्रीज होगा, अगर हमारा लाइन ब्रेक हो जाए तो हमारा वर्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर एन है, एक वर्ड है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग है, एक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा दोनों कंडीशन में देखो, दोनों कंडीशन में या तो स्पेस आ जाए तब भी हमारा वर्ड इंक्रीज होगा, और या तो हमारा लाइन ब्रेक आ जाए तब भी हमारा वर्ड इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन लाइन इंक्रीज कब होगी, जब हमारा लाइन ब्रेक आएगा, ठीक है, जब हमारा बैकस्लैश एन आएगा तभी हमारा लाइन इंक्रीज होगा। बट आपको ये दो कंडीशन दिमाग में रखनी है, आपका प्रोग्राम सॉल्व है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना अब आपको, जस्ट आपको फाइल को रीड करना है। जहां पर भी स्पेस आ रहा है, वर्ड के काउंट को इंक्रीज कर देंगे। जहां पर भी बैक स्लैश एन आ रहा है, वहां पे लाइन के स्पेस को भी इंक्रीज कर देंगे, और वर्ड के इंक्रीज को भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, वर्ड के काउंट को भी। बस इतना समझना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से प्रोग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंटर लिया है FP, ठीक है। और फिर हमने एक कैरेक्टर लिया है CH, जिसको हम अभी आगे यूज करेंगे, है ना। फिर हमने एक लाइंस के लिए लिया जीरो और वर्ड्स के लिए ले लिया जीरो, ठीक है, दोनों इंटीजर ले लिए। इतना आपको क्लियर है? अब ये जो कैरेक्टर है ना, ये हम यूज करेंगे जब हम रीड करेंगे, ठीक है। हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड के अंदर, ठीक है। और हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। इतना काम हमारा क्लियर है। अब हम ऊपर चलते हैं कि अब हम फाइल को जब तक रीड करेंगे जब तक हमारा एंड ऑफ द फाइल नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक हमारी फाइल एंड नहीं हो जाती। तो हम फाइल रीड करते समय क्या क्या चीजें चेक करेंगे। अगर हमारा ब्लैक बैक स्लैश एन आ रहा है, जस्ट लाइन ब्रेक हो रही है, तो हम लाइन को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारा CH इक्वल टू हमारा स्पेस आ जाता है, तो हम वर्ड को इंक्रीज कर देंगे। अगर हमारा ब्रेक लाइन ब्रेक आ जाता है, तब भी हम वर्ड को इंक्रीज कर देंगे। दोनों कंडीशन में वर्ड को इंक्रीज करेंगे, और सिर्फ अगर ये आता है तो हम लाइन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, इतना इजी है, ठीक है। कोड हम जल्दी से इसे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करवा लेते हैं, इसे यूज भी करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा कोड, ऐसा तो नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो कैरेक्टर लिया है हमने रीड मोड के अंदर, इसे ओपन किया है, और फिर हमने यहाँ पे एक लूप लगाया है वाइल, ठीक है। और ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो ये CH है ना, वो मतलब कि जब तक कि हमें ये एंड ऑफ द प्रोग्राम पे ना आ जाए, ठीक है। जब तक ये पूरा चलता रहेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर को हम यहाँ पे गेट सी का यूज करें, गेट एस का यूज नहीं करें, गेट सी का यूज करें। तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलेगा, हर एक कैरेक्टर पे जाएगा और पॉइंटर और चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले पहला कैरेक्टर मिलेगा, और वो CH के हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। फिर वो CH पे चेक करेंगे कि हमारा जो CH है क्या लाइन ब्रेक के इक्वल है। अगर लाइन ब्रेक के इक्वल है तो प्लस प्लस कर दो लाइन को, और अगर लाइन ब्रेक के और वर्ड के अंदर भी प्लस प्लस कर दो। अगर स्पेस के इक्वल है तो वर्ड को सिर्फ प्लस प्लस कर दो, और फिर लास्ट में इसे फाइल को क्लोज कर दो, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस को यहाँ पे प्रिंट कर दो, टोटल नंबर वर्ड्स को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे example.txt का, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पास करना होगा example.txt। पहले से example.txt के अंदर कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। example.txt के अंदर ये डेटा हमारा पहले से मेंशन है कि हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फाइल राइटिंग इन सी, ठीक है। वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले से ही रीड कर लेते हैं कि कितने वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कैरेक्टर आएगा H, ठीक है, नहीं करेगा तो एक हमारा ये वर्ड हो गया, ठीक है। वर्ड का देख लेते हैं, वर्ड हमारा एक हो गया, ठीक है। फिर हमारा एक स्टूडेंट हो गया ये वाला, तो वर्ड प्लस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक हुआ तो लाइन हमारा एक हो गया, ठीक है। फिर लाइन ब्रेक हुआ तो वर्ड भी एक हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड वर्ड ये इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। फिर हमारा ये दिस हुआ होगा तो दिस हमारा इंक्रीज होगा। फिर हमारा स्पेस आया, फिर से वर्ड इंक्रीज होगा। तो ऐसे ऐसे सारा काम करेगा, ठीक है। पूरा का पूरा देखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा।
जल्दी से हम क्या करते हैं, इसे रन करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फाइल है आराम से रन हो गया। तो टोटल लाइन हमारी 3 है और वर्ड्स हमारे 14 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी के अंदर देखें तो हमारे वर्ड्स कितने हैं, जल्दी से देख लेते हैं यार एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 वर्ड्स हैं, 1 2 3, 3 लाइन है, ठीक है। तो हमारा आराम से बहुत अच्छे से प्रिंट हो रहा है और प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है, और इसमें आपके पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं अगर आप इस कोड को लिख कर आ जाओगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, और ये मैंने सारा आउटपुट आउटपुट लिखा हुआ है कि आपको ऐसे लिख कर आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना था कि फाइल हैंडलिंग होती क्या है ना, अच्छे से फाइल हैंडलिंग के मेथड्स बताने थे, ठीक है, वेरियस सी के अंदर। और फिर आपको बताना था कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू राइट सम टेक्स्ट मैटर इनटू फाइल, इतना, ठीक है, एंड देन रीड दिस टेक्स्ट मैटर एंड डिस्प्ले ऑन द कंसोल यूजिंग अ फाइल हैंडलिंग डिटेल। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल के अंदर देखा था ना, पहले तो आपको जो भी डेटा है उसे राइट करना है, फिर आपको उसे रीड करना है, और फिर आपको उसे कंसोल पे प्रिंट करवाना है, ठीक है, इतना सा काम है। तो कोड यहाँ पे लिखा ही हुआ है, जल्दी से समझ लेते हैं इस कोड को। अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है, सारी चीजें। देखो सबसे पहले हमने पॉइंटर लिया, कैरेक्टर लिया, ठीक है, कैरेक्टर हमने रीड करने के लिए लिया है, ठीक है, और पॉइंटर हमने लेना ही पड़ता है, पॉइंटर बनाना पड़ता है, क्योंकि जब हम फाइल ओपन करते हैं तो वो हमें पॉइंटर रिटर्न करता है, ठीक है। फाइल ओपन किया हमने राइट मोड के अंदर, ठीक है, पहले हमें राइट करना है, फिर हमें रीड करना है, और फिर जो भी हम रीड कर रहे हैं उसे कंसोल पे प्रिंट करना है, ठीक है, इतना काम। तो हमने सबसे पहले फाइल को ओपन किया राइट मोड के अंदर, और हमने यहाँ पर एक नल से चेक कर लिया कि हमारा फाइल ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, इतना काम क्लियर है। फिर हमें क्या करना है, हमें राइट करना है, ठीक है। तो हमने प्रिंट एफ का यूज किया, और हमने पहले पॉइंटर पास करना है, फिर हमने लिखा हेलो मल्टी एटम्स वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इंजॉय लर्निंग, ठीक है, हमने 3 लाइन लिखी है, ठीक है, ये हमने लिख दिया होगा फाइल के अंदर। फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया, तो हमारा यहाँ तक राइटिंग कंप्लीट, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रीड करेंगे फाइल के अंदर से, ठीक है। तो रीड कैसे करते हैं, अभी हमने ऊपर रीड किया था, तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा किसके अंदर, रीड मोड के अंदर, ठीक है। तो हमने फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन कर लिया, फिर हमने चेक कर लिया कि फाइल ओपन हुआ है या नहीं, ठीक है, हमने चेक कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लूप लगाएंगे, और लूप को हमें क्या करना है, पूरा का पूरा जो भी हमने राइट किया पूरा का पूरा रीड करना है। तो हमें लूप जब तक चलेगा जब तक हमारा ये जो है सी एच गेट, ये हमारा एंड ऑफ द फाइल ना हो जाए, ठीक है, जब तक ये चलेगा। जैसे ही अगर एंड ऑफ द फाइल आ जाएगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंड ऑफ द फाइल तक उसे चलाया, और पुट कैरेक्टर, मतलब कि ये पुट कैरेक्टर क्या करता है, प्रिंट करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, जो भी हम वो रीड करेगा, ठीक है, ये जो भी रीड करेगा उसे वो प्रिंट करता जाएगा यहाँ पर। तो जो भी आपने फाइल के अंदर लिखा होगा वो आपका रीड होकर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है। तो वो प्रिंट होगा तो आउटपुट के अंदर ऐसे ही आ जाएगा, हेलो मल्टी एटम्स वेलकम टू फाइल हैंडलिंग इन कैरेक्टर एंजॉय लर्निंग, ठीक है। मतलब कि जहां पर भी आपका स्पेस होगा स्पेस प्रिंट होगा, जहां पर भी आपका बैक स्लैश एन होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो बैक स्लैश एन से क्या होगा, न्यू लाइन आ जाएगी, स्पेस से स्पेस आ जाएगी, और जो भी वर्ड आपका जो भी वो कैरेक्टर रीड करेगा वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इतना इजी होता है फाइल हैंडलिंग, आई होप आपको क्लियर होगा। और इसको क्या रन कराना, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया, और हमने जितने भी पीवाई क्यू से फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड सारे पीवाई क्यू देख लिए हैं, ठीक है। कोई भी पीवाई क्यू ऐसा नहीं रहा फाइल हैंडलिंग का जो मैंने छोड़ा हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो अब आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मल्टी आइटम्स एंड मल्टी आइटम प्लस दोनों ही हमारे चैनल है, आपके चैनल है, मतलब आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपडेटेड रहना है हमारे साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर्स एंड मैक्रोस, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। आपने हैशटैग आपने हैशटैग इंक्लूड तो यूज किया होगा अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, और आपको नाम से ही पता चलता है कि भाई ये इंक्लूड क्या कर रहा होगा, ये जो हमारी स्टैंडर्ड हमारी जो लाइब्रेरीज होती हैं, स्टैंडर्ड जो हमारी फाइल्स होती हैं उन्हें क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करता है, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पर कि हमारी जो सी की फाइल होती है, जैसे हम एक फाइल डॉट सी है, ठीक है। अब जब भी आप उसे कंपाइल करते हो तो वो कंपाइल होती है, ठीक है, कंपाइल होने के बाद आपकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, और फिर वो क्या बनती है, उसके बाद उसकी एक ईएक्सी फाइल बनती है, ठीक है। और फिर क्या करते हो, आप उसे रन करते हो, ठीक है, इस ईएक्सी फाइल को रन करते हो। अब हमारी जो फाइल है वो कंपाइल होने से पहले यहाँ पर एक टूल यूज होता है हमारा, प्री प्रोसेसर, ठीक है। प्री प्रोसेसर यूज होता है जो कि क्या करता है, आपकी जितनी भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी भी फाइल को ऐड किया हुआ है, हमारी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल होती है, मैथ फाइल होती है, एक हमारी लिमिट फाइल होती है हमारी, ठीक है, स्ट्रिंग फाइल होती है एक हमारी, ऐसे बहुत सारी फाइल होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है।
जिन्हें हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मैथ का एसक्यूआरटी यूज किया है, सीबीआरटी यूज किया है, ठीक है। और स्ट्रिंग से हमने जितनी भी हमारे स्ट्रिंग के एसटीआर सी पी वाई होता है, एक हमने वो यूज किया है। तो अगर हमने उसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज किया हुआ है, तो हमें इन फाइल्स को भी तो यूज करना पड़ेगा। तो इन फाइल का जो कोड है, उसे हमें अपने प्रोग्राम के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उस इंक्लूड कौन करता है, उस इंक्लूड को वो करता है हमारा प्री प्रोसेसर, ठीक है। अब ये जो हमारा हैशटैग होता है, ये होता है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, ठीक है। और जैसे कि हमारा ये पूरा होता है, वो होता है हमारा प्री प्रोसेसर, ठीक है। ये हमारा प्री प्रोसेसर होता है जो इस काम को कर रहा होता है, ठीक है। जो कि हमारे ये स्टैंडर्ड फाइल्स और जो हमारे मैक्रोस होते हैं, उन्हें क्या करता है, ऐड करता है हमारे प्रोग्राम के साथ, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है प्री प्रोसेसर का, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब मैक्रोस और समझा देता हूँ आपको, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम के अंदर कुछ कांस्टेंट होते हैं, उन्हें यूज करना चाहते हो, जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ठीक है। 3.14 ऐसे समथिंग बहुत सारी होती है, ठीक है। आप उसे यूज करना चाहते हो, ठीक है। आप हर जगह ऐसे 3.14 नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हो कि भाई मेरे को कोई कांस्टेंट दे दो, जैसे कि पी आई दे दो, मैं उसे यूज कर लूंगा, ठीक है। तो क्या होता है, अब मैक्रो की हेल्प से यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर लेते हो मैक्रो की हेल्प से कोई भी ऐसे पी आई, ठीक है, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमने दे दी 3.14, ठीक है। तो आप जहां पर भी अपने मेन फंक्शन के अंदर पी आई लिखोगे, तो वो रिप्लेस हो जाएगा आपका 3.14 से, ठीक है। या फिर आपने कोई भी ऐसे मैक्स वैल्यू दे दी, ठीक है। अभी ऐसे इज इक्वल टू नहीं लिखना होता, उसमें आपने मैक्स वैल्यू दे दी 100। तो जहां पर भी आप एम एक्स का यूज करोगे, तो वहां पर आपका ये 1000 से जो है रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे मैक्रोस, ये हमारे यूज होते हैं जब भी हमें कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना होता है, ठीक है। ज्यादा ऐसे इजी है बहुत, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्री प्रोसेसर क्या है, एक हमारा ऐसा टूल है जो कि हमारे सी प्रोग्राम को, कोड को प्रोसेस करता है बिफोर इट्स कंपाइलेशन, ठीक है। कंपाइलेशन में क्या होता है, आपका मशीन कोड बन जाता है, ठीक है, उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। इट हैंडल्स स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज विच स्टार्ट विथ हैशटैग, ठीक है। जितने भी हमारे हैशटैग से स्टार्ट होते हैं, उन्हें क्या करता है, वो सबको हैंडल करता है, ठीक है, प्री प्रोसेसर। और हमारे जो दो हमारे मेन है, वो है हमारे इंक्लूड, जो कि क्या करते हैं, अनदर फाइल को ऐड करते हैं हमारे कोड के अंदर। और जो हमारे डिफाइन है, वो क्या करते हैं, मैक्रोस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हमारे मैक्रोस क्या होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैक्रो एक हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, जो कि डिफाइन होते हैं यूजिंग हैशटैग डिफाइन। और बिल्कुल जैसे कि शॉर्टकट होता है या निकनेम होता है, उसकी तरह होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू बनाने के काम आते हैं। द प्री प्रोसेसर रिप्लेस एवरी इंस्टेंस ऑफ द मैक्रो नेम विथ इट्स डेफिनेशन बिफोर इट्स कंपाइलेशन। मतलब प्री प्रोसेसर क्या करता है, जैसे कि आपने डिफाइन किया हुआ है पाई 3.14 से, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, जहां पर भी आपने पी आई का यूज किया होगा, उसे वो वहां रिप्लेस कर देगा, जिससे अभी आपने उसे डिफाइन किया होगा बिफोर कंपाइलेशन, ठीक है। 3.14 से क्या कर देगा, सबको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब ये हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। आप क्यों यूज करते हो मैक्रोस का, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर देते हैं कोड को, आपको हर जगह से बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं लिखनी पड़ती। और ये रीडेबिलिटी को भी इंप्रूव कर देते हैं, आप डायरेक्टली पी आई से समझ सकते हो कि वहां पे 3.14 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारा कोई भी रन टाइम ओवरहेड नहीं होता, मतलब कि रन टाइम पे आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी। आपका जो कोड है, वो कंपाइलेशन से पहले ही ये सारे काम कर लेगा, ठीक है। तो रन टाइम नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमारे टाइप्स ऑफ मैक्रोस होते हैं। एक हमारा वेरिएबल मैक्रो होता है, कि जो मैंने आपको बना के दिखाया डिफाइन से, कि आपने डायरेक्टली पी आई लिखा, और ये आपका वेरिएबल होता है कि आपने पी आई से 3.14 डिफाइन कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा एक होता है फंक्शन मैक्रो, जो कि आपको बिल्कुल डिफाइन से डिक्लेयर करने हैं। बट यहाँ पर आपको एसक्यूआर, जैसे कि आपने नाम दिया, और आपको यहाँ पर एक्स दिया, और आपको यहाँ पे उसकी एक मतलब डेफिनेशन देनी होगी कि वो कैसे डिफाइन होगा। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि x इंटू एक्स से डिफाइन होगा, मतलब कि ये स्क्वायर जो है, आप जो भी इसके अंदर पास करोगे, उससे क्या होगा, उसका आपको जो स्क्वायर है वो मिल जाएगा। जैसे कि आप जहां पर भी स्क्वायर 5 लिखोगे, तो आपको 25 मिल रहा होगा, ठीक है। जो भी आप 6 लिखोगे, तो 36 मिल रहा होगा। तो ऐसे स्क्वायर हमारा डिफाइन होता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है हमारा मैक्रो, देखो। प्री प्रोसेसर क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को स्कैन करता है, ठीक है। जहां पर भी उसे मैक्रो का नाम मिलता है, उसे रिप्लेस कर देता है उसके डेफिनेशन से, ठीक है। जैसे कि पहले कोड आपका ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। आपने डिफाइन किया हुआ था मैक्स 100 से, तो बाद में कोड कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मैक्स की जगह पे 100 आ जाएगा, ठीक है, कंपाइलेशन के टाइम पे, ठीक है। मतलब उससे कंपाइलेशन से पहले मैक्रो ऐसा कर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक हमारा यहाँ पे फंक्शन का भी कोड लिखा हुआ है, इसकी वर्किंग भी लिखी हुई है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपका कोई भी इनपुट ऐसे, मतलब आप दो कॉम्प्लेक्स भी हो और उसका गलत वैल्यू आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये जो पैरेंथेसिस है, ये इंश्योर करते हैं कि आपकी कैलकुलेशन जो है करेक्ट हो, ठीक है। जैसे कि आपने
2+3 दे दिया है, ठीक है, तो उसका आंसर 25 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी सा टॉपिक है ना, इसे हमें बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बार बार कोड भी करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ गया कि हैशटैग डिफाइन से हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को पहले ही डिफाइन कर सकते हैं, फिर उस कांस्टेंट का जो नाम है उसे यूज करके हम उस वैल्यू को वहां पर रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, और प्री प्रोसेसर भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो हमारा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपको अच्छे से मैक्रो को डिफाइन करना था, आपको उसकी पूरी वर्किंग को डिफाइन करना था, वेरिएबल एंड फंक्शन दोनों की, तो मैंने आपको दोनों की वर्किंग बता दी, मैक्रो भी बता दिया। और एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको लिंक लिस्ट एंड मैक्रो दोनों को डिफाइन करना था, तो लिंक लिस्ट हमने समझ लिया और मैक्रो भी हमने समझ लिया। तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हैं, ठीक है, अब आपके दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता क्या है, देखो आपका आपने आपके बेसिक सा एक फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया सम करके, ठीक है। तो सम के अंदर आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया सम, और आपने इसके अंदर दो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रखे, ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट रखे आपने, ए, और एक आपने आर्ग्यूमेंट रखा है बी, ठीक है। और आपने इसके अंदर रिटर्न करवा दी क्या वैल्यू, A+B, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये एक आपका फंक्शन है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, जैसे कि आपने सम को कॉल किया, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर कुछ वैल्यूज पास करोगे, ठीक है, 2 और 3 पास करोगे तो आपको रिटर्न में 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सम को क्या किया, कॉल किया। तो यहाँ पर जो आप ये पास करते हो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं ये क्या है, हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारे क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब आपने अपना एक मेन फंक्शन भी तो देखा होगा अपने कोड के अंदर, मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन हमेशा हमारा खाली रहता है, ठीक है भाई, वो अकेला है, ठीक है भाई, वो खाली रहता है। तो भाई हम क्या मेन फंक्शन के अंदर कुछ पास नहीं कर सकते, क्या हम मेन फंक्शन से कुछ इनपुट वैल्यूज को नहीं ले सकते, ठीक है। हम मेन फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ आर्गुमेंट्स पास कर पाए, तो उसको हम कर पाते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। मतलब कि आप क्या कर पाते हो, मेन फंक्शन के अंदर पहले कुछ आपको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, जिसके बेस पर आपको आपको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स आप ले पाते हो, ठीक है, उससे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको कोड करके बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आप मेन फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को पास करोगे, और फिर आप उन आर्ग्यूमेंट्स का यूज करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर इनपुट यू प्रोवाइड टू प्रोग्राम व्हेन यू रन इट फ्रॉम अ टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अपने प्रोग्राम को हम मल्टीपल तरीके से रन करा सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली रन करा सकते हो, या तो आप डबल क्लिक करा के रन करा सकते हो, या तो आप कमांड लाइन से रन करा सकते हो, ठीक है। पहले उसे कंपाइल कराओगे और फिर उसे रन कराओगे। दे अलाउ यू टू पास डेटा टू द प्रोग्राम विदाउट हार्ड कोडिंग इट, मतलब कि आप आपको स्कैनफ की यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते थे, प्रोग्राम के अंदर स्कैनफ लिखते थे और फिर हम इनपुट देते थे, फिर ये स्कैनफ उसे लेता था और फिर आपको डेटा देता था। बट आप बिना स्कैनफ को यूज करे आप इनपुट दे सकते हो कोड को, ठीक है, और आप उस इनपुट को यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर वैल्यू पास टू द मेन फंक्शन, ऐसी वैल्यूज जो कि मेन फंक्शन के अंदर पास होंगी। जैसे कि सम को हम यूज कर रहे थे ना, सम 2 और 3, तो ये जो 2 और 3 था वो हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट के पास जा रहा था, और उस जो वैल्यूज थी ये वाली हमारी यूज हो रही थी सम फंक्शन के अंदर। वैसे ही हम जो भी रन करने के बाद मेन फंक्शन को वैल्यूज देंगे वो हमारी मेन फंक्शन के अंदर यूज हो पाएंगी, ठीक है। तो इंस्टेंट ऑफ टेकिंग इनपुट इनसाइड द प्रोग्राम लाइक स्कैनफ से आप उसे डायरेक्टली भी इनपुट दे सकते हो, ठीक है। और इसका सिंटैक्स देख लो, ठीक है, सिंटैक्स में कुछ नहीं है, हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो हमेशा हमारा खाली रहता है, ठीक है, अकेला रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स तो बनाने पड़ेंगे, अगर आप कहीं से आर्ग्यूमेंट को दोगे तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ले भी तो मेन फंक्शन, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट लेगा कैसे, यहाँ पर आपको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी तो बनाने पड़ेंगे। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हमारे दो बनेंगे, एक बनेगा इंटीजर आर्ग्यूमेंट काउंट, ठीक है। ये आपको बताएगा कि आपने टोटल कितने आर्ग्यूमेंट आपको मिले हैं, ठीक है। ये आपके आर्ग्यूमेंट काउंट को रखेगा, ठीक है। दूसरा हमारा होगा एक हमारा आर्ग्यूमेंट वेक्टर, ठीक है, जो कि क्या करेगा, हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग का होगा, और ये हमारे हर एक आर्ग्यूमेंट को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंटर होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग होता है, और मतलब बेसिकली कैरेक्टर का एक पॉइंटर होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, और ज्यादा ये यूज नहीं होता, पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट वेक्टर होता है उसका जो पहला
एलिमेंट होता है वो हमेशा होता है हमारे प्रोग्राम का नाम, ठीक है, या फिर हमारे जो प्रोग्राम का पूरा पाथ होता है वो होता है, ठीक है। और जो हमारा जीरो मतलब जीरोथ वाला तो हो गया प्रोग्राम का नाम, और जो पहला होगा वो होगा हमारा पहला आर्ग्यूमेंट, और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कोड का, और हमें इसे रन कैसे करना है वो भी हमें पता है। और देखो, हमारा जो है ये टर्मिनल से रन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये यूज करना पड़ेगा जीसीसी, जो भी आपकी फाइल का नाम है वो, और ओ सी एम डी, ठीक है, फाइल का नाम, और फिर आपको यहाँ पर जो भी आपको आर्गुमेंट देना है यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ प्रोग्राम को, और फिर आपको वहीं पर समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीएमडी करके बनानी पड़ेगी एक सीएम, कुछ भी नाम से बना लो, यहाँ पर मैं सीएमडी करके बना रहा हूँ, ठीक है, cmd.c, ठीक है। और यहाँ पर हम ये प्रोग्राम हमने पेस्ट कर दिया। तो यार वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर ली, फिर देखा कि भाई वहां पे स्पेस ही फुल हो गई, तो वीडियो हमारी बंद हो गई, ठीक है। तो एक और बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये है आर्ग्यूमेंट काउंटर, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट काउंटर होता है वो हमारा बताता है कि हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, ठीक है, जितने हमने आर्ग्यूमेंट पास किए होंगे वो हमें बताएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट वेक्टर है जो कि एक हमारी एरे है, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। वो क्या करेगी, जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे उन्हें स्टोर करेगी, ठीक है। जो भी हमारा पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा होगा हमारे फाइल का पाथ, ठीक है, जो भी हमारी फाइल का पाथ है वो स्टोर होगा पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर, ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट वेक्टर के अंदर। दूसरा हमारा होगा जो भी हमने पहला आर्ग्यूमेंट दिया होगा वो। तीसरा होगा हमने जो हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया होगा वो, ऐसे स्टोर हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कोड में उन आर्ग्यूमेंट्स को जो हम पास करेंगे यहाँ पर प्रिंट करवा के देखेंगे कि वो एक्चुअल में हम उन्हें यूज कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे ARGS को, ARGC को, यानी कि आर्ग्यूमेंट काउंटर को। तो जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन ब्रेक होगा, और उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे, क्यों, हमें यहाँ पर एक एरे को जो है प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो एरे को प्रिंट करवाने के लिए हमें लूप का यूज करना पड़ेगा। तो जो भी हम यहाँ पर ऐसे एरे के नंबर के साथ प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, तो पहले हम ARG ऐसे लिखेंगे, और जो भी हमारा पहला होगा यानी कि जीरो पर जो भी होगा स्ट्रिंग, हम उसे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा पहला वो होगा फाइल का पाथ, ठीक है, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर हम ARG 0 का यूज 1 का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई लिखा हुआ है ना, तो 1 पे आ जाएगा आई, और यहाँ पर हम जो है पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ARG 2 पे जाएंगे तो हमारा जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके हमारा प्रिंटिंग हो रही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे रन करवा सकते हैं फाइल को। तो हमें इसे डायरेक्टली ऐसे रन बटन से नहीं रन करवाना है, वैसे हम रन करा सकते हैं, बट हम टर्मिनल पे जाएंगे और न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे, और न्यू टर्मिनल के अंदर हम लिखेंगे GCC, और जो भी हमारी फाइल का नाम है, जैसे कि यहाँ पर हमारा cmd.c है ना, तो cmd.c लिखेंगे, और यहाँ पर -o, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से फाइल लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइल का नाम हो गया पूरा, ठीक है। अब हम इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा एंटर करेंगे तो ये हमारे कंपाइल हो गया, ठीक है, कंपाइल हो गया, और यहाँ पर हमारी exe फाइल बन गई cmd, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड है हम इसे रन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके CMD, और ये हमारा अब रन हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे रन हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने हैं। तो पहला मैं आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ लाइक कृष्णा, दूसरा मैं पास करता हूँ 3 4, और फिर मैं पास कर देता हूँ लाइक हाई, ठीक है। ये हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए, ठीक है, और एक फाइल पास, तो 4 आर्ग्यूमेंट हो गए, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है, एक तो फाइल पाथ हो गया, दूसरा कृष्णा, तीसरा 3 4 एंड देन हाई, ठीक है। तो हमारे 4 आर्ग्यूमेंट हो गए। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने, 4। फिर हमारा लूप लगेगा, और लूप जाएगा सबसे पहले I 0 पर, ठीक है। तो हमारा ARGV जो है हमारा, उस पे 0 पर क्या होगा, हमारा फाइल का पाथ वो प्रिंट होगा। 1 पर क्या होगा, हमारा पहला आर्ग्यूमेंट यानी कि कृष्णा प्रिंट होगा। दूसरे पर क्या प्रिंट होगा, 3 4 एंड देन हमारा हाई। अगर हम इन्हें प्रिंट करवा पा रहे हैं तो हम इन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसे रन करवा देते हैं, ठीक है। तो हमने रन करवाया तो देखो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे कितने प्रिंट हो रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने प्रिंट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं हमारे 4, ठीक है। और हमारा जो पहला 0 पर क्या हो रहा है, फाइल का जो पूरा पाथ है वो प्रिंट हो रहा है। फिर हमारा 1 पे क्या प्रिंट हो रहा है, कृष्णा, फिर 3 4 देन हाई, ठीक है। फिर से एक और बार रन करवा के देख लेते हैं। अब हम देखते हैं हाई, हेलो, और फिर दे देते हैं टी, ठीक है। ये हमने कुछ 3 4 आर्ग्यूमेंट 3 दे दिए, ठीक है। और हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आ गए 4, पाथ आ गया, और हाई हेलो टी ये सब आ गए, ठीक है। तो हम ऐसे CMD आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था और आपको हमेशा आउटपुट लिख कर आना है, ठीक है। और आपको है ना ये याद रखना है कि पीपीएफ के अंदर जितने भी हम कोड पढ़ रहे हैं आपको इनको कॉपी के अंदर लिखना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर के अंदर कॉपी के अंदर ही लिखना है। तो आपको कॉपी के अंदर लिखना आना चाहिए, ठीक है, याद रखना। तो आई होप आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। मैंने जितने भी टॉपिक्स को कोड करवाया है वो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, और जो भी नहीं करवाए हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आपके अच्छे मार्क्स भी आने वाले हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार। मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस दोनों ही आपके चैनल है, दोनों से ही आप पढ़ सकते हो। तो दोनों को आप सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हमारे साथ अपडेटेड रहना है। और जल्दी से जल्दी हमारा जो ऐप है वो लॉन्च होने वाला है, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको नई नई इन्फॉर्मेशन जाननी है, ठीक है। जॉब अपडेट्स, हैकाथॉन अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारी यूनिट्स के, तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, वहां पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच, और आप यार ऐसे ही मेरे साथ बने रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, बाय बाय।